नमस्कार। इस श्रृंखला में जो अपना अगला टॉपिक है वो है पॉजिटिव स्पिरिट, माइंड, बॉडी एंड सोल। आइए समझते हैं ये टर्म्स कैसे हमारी जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर है उससे कनेक्टेड है, और उनके थ्रू ही हम समझते हैं कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल ये सब क्या टर्म्स हैं और कैसे डिफाइन होती रही हैं। पॉजिटिव स्पिरिट एंड सोल ये ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं बॉडी और माइंड के कंपैरिजन में। एक हमारे पास मॉडल है, वेदांताज मॉडल हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये मानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसकी 5 लेयर्स हैं। पंचकोशाज आर देयर। 5 लेवल्स या लेयर्स या सीड्स हैं या 5 कोशाज हैं। पहला जो कोश है वो है फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। दूसरा है हमारा एनर्जी बॉडी जो है प्राणमय कोश। उसके बाद आता है माइंड बॉडी जो है ये हमारा हुआ मनोमय कोश। उसके बाद आता है इंट्यूटिव बॉडी, विज्ञानमय कोश। और फिर हमारा ब्लिस बॉडी या आनंदमय कोश। तो हमारा जो शरीर है हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर के हिसाब से ये 5 लेयर्स में है। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड बॉडी, इंट्यूटिव बॉडी एंड देन फाइनली ब्लिस बॉडी। ये लेयर्स हैं। और ये सब जो एक तरह से मैकेनिज्म है उसके थ्रू हम बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इन सब एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन सब का रोल हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी जो स्टल एस्पेक्ट्स है माइंड और कॉन्शियसनेस के, इन सब में क्या कनेक्शंस हैं। और ये जो बॉडीज हैं, 5 लेयर्स हैं, ये आपस में हाईली कनेक्टेड है एक दूसरे से। इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। हमारा अन्नमय कोश हुआ ऑर्गेनिक बॉडी, और हमारा खाना पीना और फूड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा प्राणमय कोश, या इसे हम एनर्जी बॉडी या वाइटलिटी भी कह सकते हैं, जो हमारी एक तरह से प्राण से संबंधित ज्यादा है। तो जैसे इसमें वाइटलिटी सीकर होंगे जो लोग इस लेवल पर हैं या इस कोश में हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, और उनके जो एक्शंस हैं वो ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्राणायाम करना, अपने सांस का ध्यान रखना, वो सारी चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। मनमय कोश है साइकिक बॉडी, थॉट्स और फीलिंग ज्यादा फोकस्ड रहना। जैसे जो लोग फिलोसोफर्स हैं, सोशल और कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा मनमय कोश पर हैं। लाइक एक्शंस इस कोश के अकॉर्डिंग होंगे, दूसरों की मदद करना, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। उसके बाद आ गया विज्ञान में कोश, जिसमें से साइंटिस्ट इस कैटेगरी में हो सकते हैं, जहां पर हमारे कोश का ऑब्जेक्टिव है सीकिंग नॉलेज। इंटेलेक्चुअल बॉडी, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड विजडम जिन लोगों में होता है। उसके बाद हमारा है आनंदमय कोश, बॉडी ऑफ जॉय और प्योर कॉन्शियसनेस, जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। जो लोग अपनी एक तरह से इनर जर्नी रखते हैं, गॉड और स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन लाइन में रहते हैं, वो लोग काफी इस कोश में एक तरह से कहिए कि इन्वॉल्व हैं। तो स्टेट ऑफ ब्लिसफुल बीइंग, बॉडी इज स्टिल विद इन अवेयरनेस। सो ये हमारी 5 लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। हम लोगों के ये लेयर्स अलग अलग लेवल पर काम कर सकते हैं। और ये इन 5 पंच कोशास के साथ साथ हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी फिजिकल बॉडी से आगे हमारा माइंड एंड कॉन्शियसनेस आता है। उसके बाद हमारा एक तरह से आनंदमय कोश।
जो स्पिरिट सोल से कुछ कनेक्टेड हो सकता है। हालांकि ये टर्म्स जो हैं वो ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको इस तरह से शब्दों में बांधना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम जब अपनी ट्रू नेचर को जानते हैं उस टाइम अपनी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसका इंडिकेशन है कि वी हैव टू गो इनसाइड थ्रू प्राणायाम, थ्रू ध्यान एंड धारणा। धारणा एंड ध्यान को हमें धीरे धीरे आगे जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी सो दैट वी कुड रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ, अगर आप थोड़ा सा भी आपने टर्म सुनी है अष्टांग योग, जहां पर 8 स्टेप्स हैं 1 बाय 1 समाधि तक जाने के। यम, नियम, हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें अपने नियम कैसे फॉलो करना चाहिए, फिर एक्सरसाइजेस, देन प्राणायाम, फिर धारण, देन ध्यान और देन समाधि। और इन स्टेप्स के थ्रू हम एक तरह से अपनी इनर जर्नी की साइड रियलाइज करते हैं कि हम जब अपने आप को ट्रेन करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि दूसरों के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, यम, अपने साथ कैसे नियम फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में, नियम, फिर योग, फिर प्राणायाम, और उसके बाद धारणा एंड देन ध्यान। मीन्स का अटेंशन पे करने के लिए अपने आप को तैयार करना और फिर मेडिटेट करना और उसके आगे फिर समाधि। तो हम लोगों ने इवन एक साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप किया है जिसमें हम कुछ लेवल तक आपके अष्टांग योग का क्या लेवल है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक तरह से योगिक प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक तरह से अपनी इनर जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो हम इन कोशात से समझ सकते हैं। पंच कोशास को आप थोड़ा सा इस तरह भी और भी ज्यादा ऐसे जान सकते हो कि पहली फिजिकल लेयर है जिसमें के कारण हम फूड, वाटर, एयर इसको इनटेक कर रहे हैं। फिर हमारी वाइटल एनर्जी है जिसमें हम एक तरह से अपनी एनर्जी को समझना सीखते हैं। फिर मनोमाया कोश है जिसमें आप नॉलेज, माइंड रिलेटेड थिंग्स और थिंकिंग प्रोसेस की को ज्यादा इस लेयर में समझा जाता है। उसके बाद विज्ञान में कोश जहाँ पे आप और ज्यादा इनर परसेप्शन, प्योरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन लर्न करते हैं। एंड देन आनंदमय कोश, ब्लिसफुल से, जब आप इस लेयर में हैं तो रियलाइजेशन ऑफ द इंपेरिकल एंड द स्पिरिचुअल, द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड द चेंजिंग एंड द इटर्नल, द टाइम एंड द टाइमलेसनेस। तो यहाँ आपके जो स्पिरिचुअल अल्टीमेट आंसर्स होने चाहिए चीजों के, वो हमें और ज्यादा एक्सपीरियंशियल जर्नी रहती है। हमारी जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर है वो ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट वी आर आनंद में। आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आएगी, हम बाय डिफॉल्ट आनंद में हैं, लेकिन कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो आपकी उस स्टेट को एकदम से डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जैसे आप समझिए कि आप बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल चिंता से दूर हैं, और एकदम से किसी ने बोला कि आपका अभी एग्जाम होने वाला है या आपकी अभी कोई टेस्टिंग होने वाली है, आप एकदम से डिस्टर्ब हुए और चिंतित हुए, तो आपका आनंद जो है वो पीछे छूट गया। ठीक ऐसे ही आप बहुत खुश हाल में कहीं पर बैठे हैं, नेचर में बैठे हैं, आप कहीं हिली स्टेशन पे बैठे हैं और एकदम से आपको अपने एग्जाम का ध्यान आया, और जैसे ही एग्जाम का ध्यान आया आपको ये भी ध्यान आया कि आपकी पूरी तैयारी नहीं है, आपका जो आनंद है या खुशी जो का जो लेवल है वो एकदम से छूमंतर हो गया। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्टर्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारे आनंदमय कोश को डिस्टर्ब करते हैं, और ये जर्नी है बॉडी, माइंड और सोल या स्पिरिट को समझने की।
सोल इज द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना। तो यहाँ एक बहुत क्लियर सी डेफिनेशन नहीं है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि अगर हम साइकोलॉजी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका लिटरल मीन देखते हैं, तो साइकी प्लस लोगस, स्टडी ऑफ साइकी और सोल। बट साइकोलॉजिस्ट को बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म है, इसको समझना, इसको पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए वी शिफ्टेड ऑन mental processes and behavior or mind and study of mind or study of behavior, overt and covert both. तो लेकिन ये जो फैकल्टी है ये हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस से इन्फ्लुएंस करती भी है और होती भी है। इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। माइंड जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सप्लेनेबल टर्म है। माइंड मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग, अप्लाइंग नॉलेज, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो जो हम कहें कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारी इमोशंस, हमारी विल पावर, हमारी मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन, जो भी ब्रेन में जिन चीजों के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है कॉन्शियसनेस के थ्रू, उसको हम माइंड कह सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने माइंड को डिफाइन किया है, ये क्योंकि आपकी वैल्यू एजुकेशन की एक बुक से मैंने लिया तो मुझे लगा कि इस पे और भी थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जा सकता है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि माइंड जो है उसके 3 लेवल है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ये साइको एनालिटिक फ्रॉइडियंस थ्योरी है, जिन्होंने कहा कि कॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो है हमारे इस टाइम पर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जैसे अब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये सुनना, इससे जो आपके थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, और आप अवेयर हो कि अब क्या हो रहा है। सब कॉन्शियस माइंड जो आपकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड मेमोरी है, लेकिन उस मेमोरी को आप जब चाहें रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन पुट करती हूँ जिसका आपको आंसर पता है, जैसे मैं आपकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती हूँ, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछती हूँ, आपके टीचर्स के बारे में पूछती हूँ, आपके कोर्स के बारे में पूछती हूँ, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपको पता है कि ये नॉलेज मेरे पास स्टोर्ड है और जब भी जरूरत पड़ती है आप उसका जवाब दे सकते हैं। तीसरा हुआ हमारा अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि हमारा जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो बस लगभग 10% ही है, 90% हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। और इस माइंड को हम रिवील नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स। इन साइकोलॉजी कुछ टेक्निक्स हैं लाइक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये आपके सपनों में उभर के आता है, ड्रीम एनालिसिस के थ्रू हम थोड़ा सा इसे जान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने याद किया और आपको याद आ गया। कुछ टेक्निक्स हैं, हिप्नोटिज्म इसकी एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू आप इसे थोड़ा सा जान सकते हैं। इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा और जैसे इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये ऐसा है जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग, कि एक बहुत बड़ा सा समुंदर में आइस का जो है वो एक बड़ा सा पार्ट है और उसकी छोटी सी आइस का जो टिप है वो ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो इतना ही अपना कॉन्शियस माइंड है, या इसका जो लेवल है और जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस को एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला सेक्शन है, वो सब कॉन्शियस है, जिसे आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद इस स्कॉलर के अकॉर्डिंग, फ्रॉइड्स के अकॉर्डिंग, आपका बहुत बड़ा अनकॉन्शियस माइंड है जो अबाउट 90%। ईड ईगो, सुपर ईगो पर मैं नहीं जाऊंगी,
मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद है कि एक क्लास में मैंने कहा था कि ईगो का यहाँ पर ये मतलब है, अदरवाइज ईगो का हम बिल्कुल अलग मतलब होता है। तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इस अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा गार्बेज है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। जैसे आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, लाइक सेक्सुअल एंड एग्रेसिव डिजायर्स, आपके फियर्स हैं, आपके अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वायलेंट मोटिव्स हैं, इरेशनल विशेस हैं, इमोरल अर्जेस हैं, सेल्फिश नीड्स हैं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अपनी याद में नहीं रखना चाहते थे, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू स्प्रेस्ड इट इन योर अनकॉन्शियस माइंड। अब वो टाइम बे टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टाइम बे टाइम वो आपके कॉन्शियस लेवल पर आते हैं और कभी कभी वो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट या इसकी वो समझ अगर किसी का बहुत एबनॉर्मल लेवल है बिकॉज ऑफ दिस अनकॉन्शियस माइंड, तो वो एक तरह से ट्रेंड स्कॉलर ही थ्रू हिप्नोटाइज, थ्रू ड्रीम एनालिसिस, थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो इसे डिग आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी और इसके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये आमतौर पर इसको नहीं छेड़ा जाता, लेकिन कभी ऐसे लगता है कि कुछ लोगों की एबनॉर्मलिटी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा। उस टाइम पर कुछ एक्सपर्ट्स try to find out what kind of unconscious mind this person is having, whether it's disturbing him or not disturbing. So that way actually it could be dig out if it's required. और ये एक थ्योरी है, बहुत सारी और थ्योरीज हैं जो इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती, पर क्योंकि ये माइंड के रेफरेंस में एक वैल्यू एजुकेशन की बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट किया। अब अगला पॉइंट आता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपका मकसद, मैं वापस से कह रही हूं, इन टर्म्स में उलझना नहीं है। आपका मकसद है कि बॉडी, माइंड एंड सोल को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए कि ये जो तीन फैकल्टीज हैं इनमें इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस है, तो इन तीनों को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इन तीनों में बैलेंसिंग कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस दिए गए हैं। जैसे एक है रिएक्ट लेस एंड रिफ्लेक्ट मोर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आप देखिए, जब आप रिएक्शन देते हैं तो आप और ज्यादा एजिटेटिंग होते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपकी और ज्यादा समझ बनती है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्ट इन योर लाइफ और रिएक्शन कम दें, और दूसरे लोग जो कह रहे हैं उनको समझने की कोशिश ज्यादा करें और उनकी आइडियाज को रिफ्लेक्ट करें। तो उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने का में आप टाइम कम वेस्ट करते हैं और उन्हें समझने में आप अपना ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए रिएक्ट लेस, रिफ्लेक्ट मोर। दूसरा है मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी का ही पार्ट रह गया है। आप 100 से ऊपर रिसर्च पेपर देख सकते हैं जहां पर मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे गिनवाए गए हैं, और चाहे वो आपके अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन से संबंधित हो, चाहे आपकी ब्रेन और आपकी फिजियोलॉजी में पॉजिटिव चेंजेस की बात हो। तो इसलिए आजकल मेडिटेशन को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रिवाइव योर कनेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ जब आप कनेक्शंस क्रिएट करते हैं तो एक होलिस्टिक फीलिंग आप में रहती है, और वहाँ जब आप पेड़ पौधों के बीच में हैं, उस दौरान आप स्ट्रेसर से भी दूर हैं। तो और हम लोग भी अपने जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्टे विद नेचर, डू गार्डनिंग, डू गो इन
फील्ड्स, और आपकी तो लकीली जो आपकी एजुकेशन है उसका भी पार्ट, ग्रीनरी में रहना, नेचर के साथ रहना, पेड़ पौधों के साथ काम करना, वो इसका पार्ट है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। ब्रीथ वेल, प्राणायाम इसका एक पार्ट है। हमारे जो अष्टांग योग है, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, और उसके थ्रू आपकी जो बॉडी है, माइंड एंड सोल, उनमें भी एक कनेक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि ये एक तरह से इनर वर्ल्ड को डायरेक्ट करता है, और जो कंसंट्रेशन है उससे भी इन तीनों में एक कनेक्शन क्रिएट होता है। अगला है एक्सरसाइज। अपनी तो कल्चर है उसमें हमेशा से ही बोला गया है पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेदा में जब ट्रीटमेंट होता है तो वो माइंड और बॉडी को अलग अलग काउंट नहीं करते, और वो आपकी नेचर भी जानना चाहते हैं। वो आपकी जो प्रकृति कहिए, आपकी प्रकृति को जानते हैं, और फिर आपकी प्रकृति के हिसाब से एक ही बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं। वात, पित्त और कफ प्रकृति होना, तो इसलिए हम जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, या हेल्दी सोल रहती है। इसलिए एक्सरसाइज, जहां पर आपकी बॉडी पॉजिटिव केमिकल्स या हेल्दी केमिकल्स ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए जो है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोनल चेंजेस रिलीज कर रही है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपकी इस भी स्पेशली एक्सरसाइज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्लीप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना जिसको चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स सोना कंपल्सरी है। जब आपकी अपनी नींद पूरी तरह से नींद पूरी हो जाए, और जब आपको लगे कि अब मैं अपना दिन शुरू कर सकता हूँ। ये किसी किसी में कम भी स्पेन रहता है, क्योंकि कई बार जब आप बहुत एक्टिव हो या आप स्पिरिचुअल लाइन पर चल रहे हो, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी नींद से ही फ्रेशनेस आ जाए। लेकिन जितनी नींद शरीर को चाहिए रिलैक्स्ड होने के लिए, उतनी नींद हर किसी को लेनी चाहिए। ब्रीथ डीपली, प्राणायाम का जो फोकस है वो यही है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू, प्राणायाम में टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप स्ट्रेस रिलीव करते हो, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है, और आपका फोकस इंक्रीज होता है। तो वो सारी एक्सरसाइजेस हमें टाइम टू टाइम करती रहनी चाहिए। स्पेंड मोर टाइम विद लव्ड वंस, जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ हैं, तो आप देखिए वहां पता ही नहीं लगता कि आपका टाइम कितनी जल्दी निकल गया, क्यों? और उस टाइम आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं हैं। तो इसलिए चाहे कितना भी बिजी टाइम हो, कुछ टाइम आपको जिन लोगों को आप दिल से पसंद करते हैं उनके साथ रहना चाहिए। लिव योर पैशन, जो काम आप बहुत खुशी के साथ करते हैं, वो काम आपको हमेशा करते रहना चाहिए। हम एक टर्म यूज करते हैं, फ्लो। जिस काम में आप पूरी तरह से तल्लीन होके काम कर सकते हैं, वो वर्क। जहाँ आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी का टैलेंट है, वो बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है। लव ऑफ लर्निंग, सीखते रहना, ये भी एक हैप्पी हैबिट्स काउंट हुई है। योगा, इसके थ्रू आप सब चीजों को बैलेंस कर पाते हैं। तो योगा जो है इसका अपनी बॉडी को और माइंड को हील करने का, या टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और सोल स्पिरिट्स की तरफ जाने का एक अच्छा रास्ता माना गया है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्या है कि आप अपने माइंड को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, आप अपने थॉट्स को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो डिप्रेशन में आते हैं उनके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप अपने थॉट्स को लेके माइंडफुल हैं, तो आप
जानबूझकर पॉजिटिव अफर्मेशंस या पॉजिटिव मैसेजेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जब पता है कि पॉजिटिव मैसेजेस क्रिएट करने से तुम्हें बेनिफिट होगा, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को इमिडिएटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कला आनी चाहिए, और किस तरह से हम हमेशा पॉजिटिव आउटलुक या ऑप्टिमिज्म के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़े। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप देखिए, हम कई बार बोलते हैं ना कि ये तो बहुत एहसान फरामोश है ना, कि इतना सब इसके लिए किया गया और इसने एहसान भी नहीं माना। वो उसकी अपनी लाइफ भी मिजरी है। आप ये हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए, कि आपको आपको कृतज्ञ होना है जो जो आपको लाइफ में मिला है, जो जो जिन जिन लोगों ने आपके लिए हेल्प करा है। और जब तुम ऐसे थॉट्स, ग्रेटिट्यूड ओरिएंटेड थॉट्स क्रिएट करते हो, तो ये आपके जो टॉक्सिक थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आप बहुत एक तरह से ग्रेटिट्यूड फीलिंग है, थैंकफुल हो आप। इस दौरान आपका जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव करता है। जैसे हम बोलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस में कि किसी को आपको थैंक्स करना है जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आप उनके लिए एक चिट्ठी लिखिए, एक लेटर लिखिए। आप जब वो लेटर लिख रहे हैं, उस दौरान आप याद कर रहे हैं कि कैसे कैसे इन जने ने मेरी मदद करी, तो आप एक तरह से पॉजिटिव इमोशंस जनरेट कर रहे हैं। अब आप समझिए, जब वो चिट्ठी पढ़ रहा है ये जना, अगेन he's शेयरिंग पॉजिटिव इमोशंस विद यू। तो ये एक अच्छा तरीका है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ये बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। उसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट और स्पिरिट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरे ख्याल से अगर आप रिकॉल कर पाए तो कहीं पर मैंने आपको 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की लिस्ट डिस्प्ले करी है, आई थिंक इन फर्स्ट क्लास। तो वो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पॉजिटिव माइंडसेट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो ऑप्टिमिज्म हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस जो भी आपकी लाइफ में है उसे उसे स्वीकार कर लेना, चाहे आपका वो रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम एडवर्स सिचुएशन। इस दौरान मैंने एक लाइन और आपको बोली थी जो शायद आपको और ज्यादा याद रहेगी। रेजिलियंस मीन्स मुश्किल सब में आती हैं, कोई बिखर गया, लैक ऑफ रेजिलियंस, कोई निखर गया मीन्स रेजिलियंट। तो रेजिलियंस मीन्स जब आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो तो आपकी स्पीड कितनी अच्छी है बाउंस बैक करने की या नॉर्मल हो जाने की। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग क्या है कि एक लाइफ में कुछ बुरा हुआ वो उसी को पीटते रहते हैं, कुछ है कि नेक्स्ट डे न्यू डे काउंट करके खड़े हुए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे। तो resilience, bouncing back from adversity, and from disappointment or failure instead of giving up. तो ग्रेटिट्यूड जो मैं पिछले इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कॉन्शियसनेस एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में भी अभी बहुत काम हो रहा है, सचेतन होकर जीना और कॉन्शियस होकर जीना कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आप का एक हियर एंड नाउ, यहीं पर पूरी तरह से। तो जब आप इसी स्थिति में हो, जब आप जहां पर भी हो वहां पर ही हो, तो उस दौरान आप और ज्यादा एक्टिव, अवेयर और अटेंटिव होगे। जैसे अगर आपको याद हो, एक बुद्धिस्ट की स्टोरी है। उनके पास एक राजा जिनका माइंड बहुत उथल पुथल करता था और जो काफी परेशान रहते थे, वो इन बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गए और इन्होंने कहा कि मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ
और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे कुछ गाइड करिए या कुछ आप मुझसे अच्छी अच्छी तरकीब साझा करिए। तो इन्होंने बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि मेरे साथ रहिए, और सुबह से शाम तक वो दोनों इकट्ठा रहे। उन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या जो एक नॉर्मल दिनचर्या रहती है वैसी ही उनकी भी रही। तो शाम को राजा ने कहा कि जो आप कर रहे हैं वही सारा दिन मैं करता हूँ, फिर इसमें नया क्या था? इन बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा कि आपके करने और मेरे करने में ये डिफरेंस है कि मैं जो कर रहा था मैं वही कर रहा था। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना ही खा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे थॉट्स कहीं हैं, मेरे इमोशंस कहीं हैं, मेरे विचार कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। 100% इन प्रेजेंट सिचुएशन। और जब मैं नहा रहा था तो मैं नहा ही रहा था। ऑन द अदर हैंड, मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि हमारी बॉडी कहीं और हमारा माइंड कहीं, और हमारी हमारे इमोशंस कहीं। तो क्योंकि वो सब स्कैटर्ड है, तो उसका एक जो यूनाइट होके इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आता, और उसके कारण हमारी जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं वो भी कई बार डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए माइंडफुलनेस रादर देन माइंडलेसनेस। इंटीग्रिटी एक और इसका पॉजिटिव माइंडसेट और स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट का कैरेक्टरिस्टिक है। पहले भी मेरे ख्याल से पहली क्लास में मैंने ये पॉइंट बोला था कि ऑनरेबल राइटर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बजाय कि आप छल कपट कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, उसकी बजाय इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे ये स्टेटमेंट भी उस टाइम मैंने डाली थी बाय वॉरेन बफेट। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज। ये कहते हैं कि जब आप किसी को हायर करते हैं, किसी एम्प्लॉय को, तो उनमें 3 क्वालिटीज देखो, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। अगर उनमें फर्स्ट नहीं है तो 2 नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर सकती हैं। इसलिए ये जो 2 क्वालिटीज हैं, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, आर यूजलेस विदाउट हैविंग इंटीग्रिटी और सत्यनिष्ठा। इसलिए ये होना हमारे कैरेक्टर में बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से नाउ सोल, माइंड, स्पिरिट, बॉडी, इनमें क्या कनेक्शन है, कैसे हम इसे एक इंटरकनेक्टेड वे से बेटर डायरेक्शन में रख सकते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। और मैं समझती हूँ कि अब आप इन चारों के बीच में जो क्या इंटरकनेक्शन है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।